नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। सुप्रीम कोर्ट में सड़क प्रदर्शन को लेकर सीजेआई की सख्त टिप्पणी ने बहस छेड़ दी है कि विरोध का अधिकार कितना और कहां तक हो सकता है। वहीं मोदी की विदेश में कथित चुप्पी और प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार हमला बोल रही है, जबकि विपक्ष से जवाबदेही से जोड़कर देख रहा है। नॉर्वे मामले में भी राजनीतिक तकरार तेज है, जहां सवालों से भागने के आरोप लग रहे हैं और जवाब में पलटवार जारी है। दूसरी तरफ उमर खालिद को जमानत नहीं मिलने से कानूनी सख्ती की तस्वीर दिखी है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरें। सड़क प्रदर्शन पर सीजेआई सख्त टिप्पणी, आम जनता को नुकसान नहीं होने देना होगा। मोदी की चुप्पी पर कांग्रेस का हमला, प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर उठाए सवाल। नॉर्वे विवाद पर विपक्ष ने पीएम मोदी को घेरा, तीखी बयानबाजी जारी। उमर खालिद को अंतरिम जमानत नहीं मिली, कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। फाल्टा रीपोल पर टीएमसी का बीजेपी पर आरोप, कार्यकर्ताओं पर दबाव का दावा। सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शन और विरोध के अधिकार को लेकर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट में यह मुद्दा उठाया गया कि सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले युवाओं पर आपराधिक मामले दर्ज हो रहे हैं और इससे उनका भविष्य बर्बाद हो सकता है। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने साफ कहा कि किसी को भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने और आम लोगों के लिए परेशानी खड़े करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का पूरा हक है, लेकिन सड़क पर उतरकर आम जनता की जिंदगी प्रभावित करना सही नहीं माना जा सकता। इस पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने विरोध प्रदर्शन के अधिकार का मुद्दा उठाया। प्रशांत भूषण ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट की कई संविधान पीठें पहले ये मान चुकी हैं कि सड़क और पार्क में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना भी नागरिकों का मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि हाल के समय में अदालतों का रुख बदलता दिख रहा है, जहां प्रदर्शन को सिर्फ तय जगहों और पुलिस की अनुमति तक सीमित किया जा रहा है। इस पूरे मामले ने अब विरोध प्रदर्शन की आजादी और कानून व्यवस्था के बीच संतुलन पर नई बहस छेड़ दी है। नॉर्वे की पत्रकार के सवाल का जवाब न देना पीएम मोदी को और ज्यादा घेर रहा है। भारत में कांग्रेस ने अब पीएम की पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस का आंकड़ा सामने रख दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि पिछले 13 सालों में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तो 129 प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, जबकि पीएम मोदी ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। कांग्रेस ने एक पोस्टर शेयर किया जिसमें दिखाया गया है कि पीएम मोदी टेलीप्रॉम्प्टर के पीछे छिप रहे हैं, जबकि राहुल वो नेता हैं जो हर सवाल का जवाब निडर होकर देते हैं। कांग्रेस के लगभग सभी नेता ये पोस्टर शेयर कर रहे हैं और पीएम मोदी की देश के प्रति जवाबदेही पर सवाल उठा रहे हैं। नॉर्वे में प्रधानमंत्री मोदी से पूछे गए सवाल को लेकर पूरा विपक्ष पीएम मोदी पर सवाल दाग रहा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए पीएम मोदी पर तंज कसा और लिखा कि एक पत्रकार ने नॉर्वे में सवाल किया तो मोदी जी ऐसे दुम दबाकर भागे मानो पीछे कोई भूत लग लिया हो। शायद उनको डर हो कि कहीं एप्स्टीन या अडानी पर कोई सवाल ना पूछ ले। सोचिए, अगर देश का मीडिया उनसे सवाल पूछना शुरू कर दे तो मोदी जी की क्या हालत होगी। लेकिन यहाँ मीडिया नहीं, चरण चुंबक है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने हेले की पोस्ट को रिपोस्ट कर लिखा कि अरे मैडम, आपकी किस्मत अच्छी है कि आप नॉर्वे में हैं, वरना अब तक आपके घर ईडी पहुंच गई होती। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने भी पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सिर्फ विदेश घूमने से कुछ नहीं होता, वहां के आजाद समाज से कुछ सीखना भी चाहिए। वहीं टीएमसी नेता सागरिका घोष ने भी तंज कसा कि हम तो विश्व गुरु हैं, हमसे सवाल मत पूछिए। पीएम मोदी से सवाल पूछने पर नॉर्वेजियन पत्रकार हेले लिंग को अब भारत में कुछ दक्षिणपंथी समूहों ने घेर लिया है। हिंदुत्व नाइट नाम के एक एक्स अकाउंट ने हेले की पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा कि मैंने उससे फोन पर बात की, उसकी आवाज काफी शांत थी, मैंने वही सवाल पूछने की कोशिश की जो वो मोदी से पूछना चाह रही थी। उसने बस इतना कहा कि मोदी मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं और भारतीय जनता उन्हें पसंद नहीं करती। मैंने कहा कि मोदी ने एक हफ्ते पहले हुए 5 में से 3 राज्यों के चुनाव जीते थे, तो वो उलझन में पड़ गई और पूछने लगी कि कुल कितने राज्य हैं। इस पोस्ट पर हेले ने जवाब देते हुए लिखा कि मेरी इस अकाउंट होल्डर से फोन पर कोई भी बातचीत नहीं हुई है। इसी के साथ कुछ दक्षिणपंथी समूह तो अब हेले की निजी जानकारी भी सार्वजनिक कर रहे हैं। उनका मोबाइल नंबर और यहां तक कि घर का पता भी ऑनलाइन साझा किया जा रहा है। नॉर्वे के पीएम ने भारतीय मीडिया के सवालों के जवाब दिए। सबूत के लिए तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन भारत में बीजेपी की तरफ से कोई और ही कहानी गढ़ी जा रही है। जैसे जैसे पीएम मोदी के नॉर्वे मीडिया के सवालों से भागने की खबर भारत आई, वैसे वैसे बीजेपी नेता एक्टिव होकर मामले को रफा दफा करने में लग गए। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने भी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल नहीं लिया था। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लिखा कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाला सन की तंत्र एक बिगड़ैल पत्रकार के बयान पर राजनीति कर रहा है। मालवीय ने यह भी कहा कि कुछ लोग मजबूत भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस उसी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है।
उमर खालिद की जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बावजूद भी खालिद को जमानत नहीं मिली है। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े केस में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। उमर ने अपनी मां की सर्जरी के लिए अस्थायी जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत के लिए उमर खालिद की ओर से दिए गए कारण संतोषजनक नहीं है, जबकि कल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने किसी दूसरे मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि अगर ट्रायल में देरी होती है और आरोपी लंबे समय से जेल में है तो उसे जमानत दी जा सकती है, चाहे कानून कितना भी सख्त क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि अब खालिद की जमानत का रास्ता खुल सकता है, लेकिन आज दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का कोई असर नहीं दिखा। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। राहुल गांधी ने मोदी से पूछ लिया नॉर्वे फंड पर सवाल। राहुल गांधी का हमला, देश में आर्थिक तूफान का दावा। पेट्रोल डीजल बढ़ोतरी पर आरजेडी का सरकार पर हमला। टीएमसी ने फाल्टा रीपोल पर बीजेपी को घेरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए नॉर्वे के सॉवरेन वेल्थ फंड से जुड़ा सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पूछा कि क्या नॉर्वे ने प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत अनुरोध पर अडानी समूह की कंपनी अडानी ग्रीन को अपने पेंशन फंड की ब्लैकलिस्ट से हटाया है। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में 2 अलग अलग खबरों का हवाला दिया। 1 फरवरी 27 की, जिसमें बताया गया था कि नॉर्वे का $1.2 ट्रिलियन का सॉवरेन वेल्थ फंड अडानी ग्रीन एनर्जी को अपने पोर्टफोलियो से हटा रहा है, और दूसरी 18 मई की, जिसमें पीएम मोदी की नॉर्वे यात्रा का जिक्र था। इसी आधार पर उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े किए। दरअसल इस साल फरवरी में दुनिया के सबसे बड़े इस वेल्थ फंड ने अडानी ग्रीन को अपने निवेश पोर्टफोलियो से बाहर कर दिया था, ये कहते हुए कि कंपनी के खिलाफ गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों को लेकर चिंता है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि देश एक बड़े आर्थिक तूफान की ओर बढ़ रहा है। रायबरेली दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों ने ऐसा आर्थिक ढांचा बनाया है जो कुछ चुनिंदा अरबपतियों को फायदा पहुंचा रहा है, जबकि आम जनता, किसान, मजदूर और युवा लगातार दबाव में आ रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पर विदेश यात्राओं को लेकर तंज भी कसा और कहा कि एक तरफ जनता को खर्च कम करने की सलाह दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी और उनके मंत्री खुद वैश्विक दौरों में व्यस्त हैं। इसी मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर हमला बोला और पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को मोदी सरकार की बनाई हुई आर्थिक संकट बताया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर राजनीति फिर से तेज हो गई है। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि आज सरकार इसे छोटी बढ़ोतरी बता रही है, लेकिन हकीकत तो ये है कि आम लोगों की जिंदगी से कई जरूरी चीजें पहले ही बाहर हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि दूध तक अब लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है और छोटे छोटे फूड पैकेट्स भी अब पहले से कम सामान दिया जा रहा है, जिससे महंगाई का असली असर साफ दिखने लगा है। मनोज झा ने सवाल उठाया कि जब कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें अपने सबसे निचले स्तर पर थी, तब उसका फायदा सीधे जनता को क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय तेल कंपनियों ने जमकर मुनाफा कमाया, लेकिन जब दाम कम थे तब राहत जनता तक नहीं पहुंची, और अब जब कीमतें बढ़ रही हैं तो बोझ सीधे लोगों की जेब पर डाला जा रहा है। पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा रीपोल से टीएमसी नेता जहांगीर खान ने नाम वापस लेने पर अब टीएमसी ने प्रतिक्रिया दी है। पार्टी का कहना है कि ये उनके नेता जहांगीर खान का निजी फैसला है, पार्टी का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन इसके साथ ही टीएमसी ने पूरे इलाके के हालात को लेकर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि 4 मई को चुनावी नतीजों के बाद फाल्टा में हालात लगातार बिगड़े हुए हैं। टीएमसी का दावा है कि उनके 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, कई पार्टी दफ्तरों में तोड़फोड़ हुई है और कुछ जगहों पर दफ्तरों पर जबरन कब्जा तक कर लिया गया है। पार्टी का आरोप है कि ये सब खुलेआम धमकी और दबाव के माहौल में हुआ, लेकिन चुनाव आयोग बार बार शिकायतों के बावजूद चुप बैठा हुआ है। टीएमसी ने बीजेपी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि बंगाल में उनके कार्यकर्ताओं पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है ताकि वे चुनावी मैदान छोड़ दें। पार्टी का कहना है कि इसके बावजूद उनके कई कार्यकर्ता डटे रहे, लेकिन कुछ लोग आखिरकार दबाव में आकर पीछे हट गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.